ये ले, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। अब ये जो तीसरी ऑक्सीजन आई आपकी, है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो अब अगर नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा तो नाइट्रोजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, समझे। तो नाइट्रोजन यस के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पर अपना लोन पेयर दे देगा पूरा का पूरा। देखो ये जो एरो लगाया है आपको, है ना, इसे ब्लैक कलर से दिखाता हूं मैं ताकि अलग दिखाई दे बॉन्ड। तो ये वाला इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक ही एटम क्या होता है आपका, डोनर होता है, समझे। हाँ जी जब सर। डोनर आपका एक ही एटम होता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और शेयर दोनों करते हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों शेयर करते हैं उसको, यस ठीक सर। है। चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम। अब मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कुछ इस तरीके से ब्रैकेट वाले कंपाउंड लिखे हुए देखे होंगे, K4FeCN6, है ना, ब्रैकेट वाले हाँ जी कंपाउंड, है सर। ना। तो इन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द are the compounds are the compounds in which the central metal ion is bonded with other atoms or molecules through कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर K4FeCN6, ये ऐसे है, ये आपका आयरन है, और इसके बगल में आपके 6 क्या है, आपके साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो साइनाइड पे अगर आप ध्यान दोगे तो कार्बन के पास या नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या हो रखे हैं आपके, डेटिव बॉन्ड बने हुए। कार्बन ने अपना लोन पेयर किसको दे रखा है, आयरन को, समझे ये चीज। दीज आर, ठीक है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ गए, जिसमें यस सेंट्रल सर। एटम उनका तो के रोड साथ पास क्या बने बैठने का होते हैं मन आपके, लगता है, हर नेगेटिव उसमें वो बॉन्ड बने हुए होते इकट्ठे हैं, हो जाते हैं। हम क्या करें। ठीक है। क्या हो गया, किसकी बहस हो गई घर में। पता नहीं सर, ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये चीज हो गई आपकी। अब ये जो है ना, ये जो एटम्स आपके लगे हुए हैं जो डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। मैं लिख दूं यहाँ पर लिगेंड्स, या लाइजेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, लाइजेंड बोलते हैं, है ना। these are the these are the atoms, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, which form coordinate bonds यस which सर। form coordinate bond बॉन्ड्स। with central metal atom। जो ब्रैकेट के अंदर वाला मेटल एटम है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दे मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने क्यों, कहां से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके आ गए, इसके लिए हमको इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा किसको, वर्नर की थ्योरी को, है ना। व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इंट्रोड्यूस्ड, या हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बन कैसे गए। तो वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का। इसमें उसने क्या करा, तो मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना, वर्नर्स थ्योरी। सर इस चैप्टर में से कुछ कटा है?
इसमें लास्ट का कटा है थोड़ा सा, बस वो कुछ नहीं। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड को ले लिया। वर्नर ने 4-5 सैंपल ले लिए कोबाल्ट क्लोराइड के, और उनमें अलग अलग अमाउंट अमोनिया का उसने पास किया उसमें से, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अमोनिया उसने पास किया उसमें से। और हर बार उसने देखा कि जो कंपाउंड है वो भी अलग बना, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ही प्रिपेयर्ड ए lots of compounds, he prepared a lots of compounds, he prepared a lots of compounds from compounds by reacting ammonia, by reacting ammonia with cobalt chloride, ठीक है। और हर बार उसको और lots of compounds, and when these compounds were reacted with AgNO3, they yielded different number of moles of AgCl। उन्होंने AgCl के आपको डिफरेंट मोल्स दिए। कैसे? पहला कंपाउंड इसने बनाया COCl3, और इसमें इसने 6 अमोनिया डाल दी, और ये बन गया CONH36Cl3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया आपका। और इसमें अब देखो, जरा ध्यान देना, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के बाहर जो अनायन है, ठीक है ना, वही आयनाइजेबल होता है आपके। ब्रैकेट के अंदर का जो आयन है वो आपका आयोनाइजेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें इसने डाल दिए 3AgNO3, और ये बन गया CONH36NO3 थ्राइस, प्लस में थ्राइस ऑफ AgCl, ठीक है। इसका क्या बन गया आपका, Y2P बन गया। अगला कंपाउंड बनाया उसने, अब उसने कोबाल्ट क्लोराइड में से कुछ कम अमोनिया पास करी, तो ये अमोनिया उसने पास कर दी, और कंपाउंड बन गया CONH3 5Cl और Cl2, और बाहर 2 क्लोरीन थी तो 2 AgNO3 पास किए उसने, तो ये बन गया CONH3 5Cl, और 2 NO3 ग्रुप बाहर लग गए आपके, Cl रिप्लेस हो गया, तो वो बन गया AgCl 2 मोल्स। और तीसरा कंपाउंड उसने बनाया COCl3 में उसने थोड़ा सा कम अमोनिया डाला, और कंपाउंड बन गया CONH3 4Cl2, और बाहर एक ही क्लोरीन था आपका। और अब इसने यहाँ पर डाल दिया AgNO3, तो ये सर मतलब जब Cl3 थे तो फिर इसने 3Ag डाले, 3AgNO3। जब 2Cl है तो बाहर जितनी क्लोरीन थी वही सारी क्लोरीन क्या थी आपकी, आयोनाइजेबल थी, समझे। बाहर जितनी क्लोरीन थी वही आयोनाइजेबल थी, और प्लस AgCl मिला। फिर एक और कंपाउंड बनाया उसने, ये बनाया COCl3 प्लस 3NH3, और ये बन गया CONH3 थ्राइस Cl3, और ब्रैकेट बंद, और AgNO3 डाला इसमें, तो नो PPT ऑफ AgNO3, है ना। तो यहाँ पर आया आपका नो PPT ऑफ AgCl,
was obtained, was obtained, कोई पीपीटी AgCl का नहीं मिला, ठीक है ना। अब जरा इन सभी कंपाउंड्स में ध्यान से देखो आप, कोबाल्ट के बगल में हर बार देखो 6 ही स्पीशीज हैं। देखो पहले वाले में 6 अमोनिया है, अंदर अंदर देखो 5 अमोनिया 1 क्लोरीन, टोटल मिला के 6 है ना। और इसमें देखो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, टोटल मिला के 6। इसमें देखो 3 अमोनिया 3 क्लोरीन, टोटल मिला के 6 है ना। तो अंदर वाला देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो सेम रहा ना आपका, मेटल आयन के बगल में नंबर ऑफ स्पीशीज सेम थी, खाली फर्क कहाँ पड़ा, बाहर का पड़ा। और एक बात को और ध्यान से देखो, हर कंपाउंड में 3 ही क्लोरीन थी, चाहे वो बाहर थी चाहे वो अंदर थी, है ना। हाँ जी खाली सर। फर्क किसमें आ रहा है, इस अमोनिया में फर्क आ रहा है आपका, क्लोरीन में तो फर्क नहीं आ रहा ना आपका। क्लोरीन देखो सब में 3 ही है, फर्क किसमें आ रहा है, अमोनिया में आ रहा है ना। तो यहां से वर्नर ने बताया एवरी मेटल एटम हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो इसके पोस्टुलेट्स लिखूं मैं, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ऑफ वर्नर्स थ्योरी। पहली बात कहता है ये, एवरी एटम शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। एवरी एटम possess 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। हर एटम की 2 तरह की वैलेंसीज होती है आप, ठीक है ना। तो पहली वैलेंसी को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक वैलेंसी, है ना, जो इलेक्ट्रॉन एटम लूज या गेन करता है। और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ये आयनिक नहीं होती आपकी, ठीक है। तो आगे बात बोलता है यहाँ पर 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। एवरी एटम शोज द टेंडेंसी, every atom shows the tendency to satisfy both types of its valencies, ठीक है। तीसरी बात बोलता है जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या है आपकी, आयनिक वैलेंसीज हैं। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनिक वैलेंसीज, द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनिक वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक वैलेंसी है, एंड इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय एनायंस। और मैं लिख दूं यहां पर, एंड इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय अनायंस, और इसको सिर्फ और सिर्फ अनायंस ही सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जो वैलेंसी हम पढ़ते आए थे वो हम कौन सी वैलेंसी पढ़ते आए थे, आयनिक वैलेंसी, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, द सेकेंडरी वैलेंसीज, द secondary valencies are non ionizable। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है आपकी, नॉन आयोनाइजेबल है ना। तो और मैं लिख दूं यहां पर, एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस, एनायन भी सेटिस्फाई कर सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी,
तो सेकेंडरी वैलेंसी को वो सेटिस्फाई कर सकता है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना। इसके बाद ये बोलता है इसके बारे में जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, है ना, ये तो आपके बॉन्ड पेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए दे अटेन डेफिनेट डायरेक्शंस अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बगल में ये डेफिनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना, जिससे क्या होता है आपका जो शेप है वो डेफिनेट हो जाती है। यस सर। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर in order to minimize in order to minimize minimize the repulsions in order to minimize the repulsions between secondary valencies, ठीक है ना, they acquire definite positions, ठीक है ना, अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना, विच गिव राइज टू डेफिनेट ज्योमेट्री, which give rise to definite geometry। तो वर्नर ने ये चीज भी एक्सप्लेन कर दी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी क्या होगी, आपकी डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। लेकिन वर्नर ये नहीं बता पाया ज्योमेट्री तो डेफिनेट होगी लेकिन किस टाइप की ज्योमेट्री होगी, भाई टेट्राहेड्रल होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। इसका वर्नर के पास कोई भी आंसर नहीं था, ठीक है ना। द वर्नर डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट द शेप, ठीक है। तो Yes. वर्नर ने सिर्फ क्या चीज एक्सप्लेन कर दी, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगली बात बोल दी वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल एटम satisfied both the valencies in coordination compounds. The central atom exhibits both of its valencies, दोनों वैलेंसीज वो शो करता है उसके अंदर। अब आ जाते हैं इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, वर्नर की लिमिटेशंस क्या क्या थी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहला कि कुछ ही टाइप के जो एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते। तो व्हाई डू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ एटम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, व्हाई डू ओनली certain elements why do only certain elements are known to form complexes, कुछ ही जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ठीक है। दूसरा Yes sir. why the complexes have different stabilities, ठीक है ना। he didn't ये सारी वो चीजें है ना सर जो वो नहीं बता पाया था। हाँ हाँ वो तो लिमिटेशन होती हैं। he didn't explain the relative stability of different type of complexes,
ठीक है ना। डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं था। और थर्ड, द टाइप ऑफ ज्योमेट्री possessed by complexes, he failed to explain why different complexes possess different type of geometry। और चौथी बात आपकी, why the complexes are colored, है ना। why the complexes are colored, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है ना। और वाई द कॉम्प्लेक्सेस शो मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इट फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलिए इसके बाद आता है आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थी। अब लिमिटेशन को रखो साइड में, फिलहाल हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक चीज आ रही थी आपकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो हमने बात कर ली, लिगेंड को हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, द सेंट्रल मेटल आयंस एंड लिगेंड्स enclosed in bracket is called coordination entity, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चलिए ये चीज हो गई आपकी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया Na2ZnCN4, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है आपका, ZnCN4। तो ZnCN4, ठीक है ना, 2 माइनस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यही क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आपका। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो अगर हम लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट दिखा दें, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या ज्योमेट्री है आपकी, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है ना। द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स with their spatial
with their spatial arrangements, ठीक है ना, with their spatial arrangements enclosed in the bracket, enclosed in the bracket is called coordination polyhedra. इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसी ऊपर वाले को बना दूं, ये था ना आपका Na2ZnCN4। इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा दूं, ये हो गया आपका Zn, और इसके बगल में 4 क्या रहेंगे आपके? Cn रहेंगे ना। तो ये मैंने इनका स्पेशल अरेंजमेंट दिखा दिया, और ये चीज 2 माइनस है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही हमने अगर उनका वो दिखा दिया स्पेशल अरेंजमेंट, तो ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। In these complexes there are single types of ligands are present. These complexes possess single types of ligands. जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर CO NH3 6Cl3, ये ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर K2PdCl4, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर देखो जो अनायन है वो एक ही तरह का है। ये हो गए आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद आता है आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस में जो अलग अलग टाइप से लिगेंड होते हैं, these complexes possess different types of ligands. इन कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CO NH3 थ्राइस Cl3, देखो दो टाइप के लिगेंड हो गए, अमोनिया भी लिगेंड है और क्लोरीन का एटम भी यहाँ पर लिगेंड है आपका। ऐसे लिख दिया Fe H2O4 Cl2, यहाँ भी अलग टाइप के लिगेंड हो गए आपके, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद आते हैं आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आपका, ठीक है ना। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो बीच वाला पार्ट होता है, वो जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, ब्रैकेट वाला हाँ। जो पार्ट है ना। तो इन these complexes the coordination entity carries a positive charge, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया CR
NH3 6 और बाहर मैंने 3 क्लोरीन लगा दी, है ना। तो देखो अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया पे 0 चार्ज, और क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। मेटल तो होता ही पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो इस एंटिटी के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, CrNH3 6। अब ये देखना चार्ज कितना है क्रोमियम पे, तो देखो 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा बताओ, तीनों क्लोरीन पे। हेलोजन आयन पे कितना चार्ज होता है, तीन क्लोरीन एक, हाँ। अरे यार हेलोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं ना। तो एक ही तो चाहिए उनको ऑर्बिट 7 कंप्लीट करने के लिए। तो Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ये सब तो बनाते हैं सर, वो, तो ग्रुप 17 होता है ना, हाँ 7 है होता ना। तो -3 चार्ज हो गया ना। अब है। पूरा हाँ सर। मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब होगा, जब इस पे +3 चार्ज हो। तो यहाँ कितना चार्ज हो गया, प्लस, और प्लस में थ्राइस ऑफ Cl माइनस, समझे। तो ये क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पर FeH2O3 H2O4 और Br2, और यहाँ पर लिख दिया Cl। तो यहाँ भी देखो एंटिटी के ऊपर वाटर न्यूट्रल, दोनों ब्रोमीन पे -1 और क्लोरीन पे -1, तो टोटल चार्ज -3। तो आयरन पे भी क्या होना चाहिए, +3। तो अब ये हो गया FeH2O4 और अंदर आपका Br2 आ गया, और अंदर आपका Br2। तो आयरन +3 में से 2 ब्रोमीन का माइनस कर दिया, -2, तो +1 बच गया, और प्लस में Cl माइनस, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन से हो गए आपके, these complexes are cationic complexes, है ना। हाँ जी सर। इसके बाद आता है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक complexes, in these complexes the coordination entity carries a negative charge. In these complexes the coordination entity carries a negative charge। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आपका, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर K4FeCN6। बताओ यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है, आयरन पे बताओ, सोच के निकालो आराम से। K4FeCN6। क्या होगा सर, मेरे हिसाब से तो +2 होगा। सही तो बिल्कुल, है ना। चारों पोटेशियम पे कितना हो गया, +4, है ना। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 ना। हाँ सर। तो ये हो गया -6, पूरा न्यूट्रल है। तो आयरन को क्या होना अच्छा। पड़ेगा, +2, है ना। तो देखो ये क्या हुआ आपका 4K+, और प्लस में हो गया आपका FeCN6। आयरन पे +2, साइनाइड पे -6, तो डिफरेंस कितना आ गया, -2 का, है ना। तो ये क्या हो गया आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स।
है ना। एक और देखो आप यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर Na2 Na3 और AlF6, है ना। यहाँ बताओ कितना चार्ज है एल्युमिनियम पे। एमोनियम पर सर क्या होगा सर इसका? अरे देखना, सोडियम तो +1 ही होता है सोडियम हमेशा, पे +1 हो गया तो तो तीनों ये मिलकर +3 +3 हो हो गए। गया। फ्लोरीन पे हाँ, हमेशा क्या होता है -1, तो इसमें पे क्या -1 हो तो गया, 6 हो गया। अब अच्छा, पूरा तो न्यूट्रल होगा ना, +3। और क्या, है ना। तो इसको मैंने डिसोशिएट किया तो कैसे हो गया ये 3Na+ और प्लस में AlF6, एल्युमिनियम पे +3, फ्लोरीन पे -6, तो नेट कितना आ गया -3। तो ये क्या हो गया आपका एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे अब आता है इसके बाद एक चीज और मैं भूल गया था यहाँ पर, काउंटर आयन, ठीक है। ये काउंटर आयन क्या चीज है आपकी, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर जो एनायंस होते हैं, है ना। जैसे ये वाले देखो, ये देखो एंटिटी के बाहर यहाँ पर क्लोराइड था, यहाँ भी क्लोराइड था। या और ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ तो देखो एंटिटी के बाहर, यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर, ये रे नाइट्रेट आयंस हैं आपके, है ना। इनको क्या बोलते हैं हम, काउंटर हाँ आयन, जी सर। ठीक है। यस तो सर। मैं लिख दूं यहाँ पर द anions present outside the coordination entity are called counter anions। इनको क्या बोला जाता है, काउंटर एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका CuH2O4 और SO4, है ना। तो SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, काउंटर आयन, ठीक है ना। और ये वाटर क्या है आपका, वाटर आपका लिगेंड है, वाटर इज लिगेंड। और कॉपर क्या है आपका, सेंट्रल मैटर आयन, ठीक है ना, ये चीज। यस सर। और पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और अगर वाटर का स्पेशल अरेंजमेंट हम दिखा दें तो इसे क्या बोल देंगे हम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोल देते हैं, ठीक है ना। यस सर। चलिए चलते हैं इससे आगे। अब ये चीज होगी, अब इसके अंदर एक चीज आती है आपकी, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख दूं, जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स था आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे 4KCN.FeCN2, ऐसे ऐसे लिख के मैंने सही किया गलत कर दिया। नहीं सर, सही है। हम्म सही है। हम्म। ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डबल सॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट ए डबल सॉल्ट। कैसे
अच्छा तो डबल यहाँ सोल्ट में पे क्या होता है, डबल सोल्ट में दोनों जो सोल्ट होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इन डबल सोल्ट वी हैव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द सोल्ट्स, है ना। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर डबल सोल्ट, ठीक है ना। इन ए डबल सोल्ट, इन ए डबल सोल्ट, या मैं लिख दूं डबल सोल्ट कंटेन्स इक्विमोलर मिक्सचर, डबल सोल्ट कंटेन्स इक्विमोलर मिक्सचर, डबल सोल्ट कंटेन्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट्स। दो सोल्ट्स के सेम मोल्स होते हैं आपके, जैसे एक मैंने लिख दिया कार्नालाइट, पहले नाम भी लिख दूं मैं कार्नालाइट, कार्नालाइट, ठीक है। तो कार्नालाइट क्या होता है आपका, KCl और MgCl2 का डबल सोल्ट होता है आपका, ये रहा। एक आपने पढ़ा होगा मोहर सोल्ट, है ना, मोहर्स सोल्ट। यहाँ पे भी क्या होता है आपका, ये होता है आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, है ना, डॉट 6H2O, ये मोहर सोल्ट हो गया। एक होता है आपका एलम, एलम, है ना। एलम क्या होता है आपका, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, डॉट 24H2, दिस इज एलम, है ना। अब इसके बाद आपका फिर ये डबल सोल्ट्स होते हैं आपके, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर लिख लो आप डबल सोल्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो पहली बात आ गई यहाँ पर, इट कंटेन्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट्स, और इसमें आएगा आपका इट में और मे नॉट कंटेन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट्स। इसमें दोनों सोल्ट्स का मिक्सचर जो है वो इक्विमोलर हो भी सकता है और इक्विमोलर नहीं भी हो सकता है आपका। सेकंड, इन डबल सोल्ट only ionic valencies are satisfied, सिर्फ जो आयनिक वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई होती हैं आपके, और इसमें दोनों सेकंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
both the primary बस उसके थे and मशीन के secondary valency valencies are satisfied। ठीक है ना, दोनों वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई होंगी आपकी। तीसरी बात, जो आपका आयनिक कंपाउंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स ही होते हैं। इट कंटेन्स ओनली आयनिक बॉन्ड्स, इट कंटेन्स ओनली आयनिक बॉन्ड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आयनिक बॉन्ड ही होते हैं। इसमें आयनिक और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड होते हैं। इट कंटेन्स आयनिक as well as covalent bonds। यहाँ पर दोनों तरीके के बॉन्ड्स होते हैं आपके। चलिए, इसके बाद आता है आपका फोर्थ, जो आपका डबल सोल्ट है, इसको हम पानी में डालेंगे तो अपना अपीयरेंस क्या कर देगा, ये लूज कर देगा, है ना। इट मतलब सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे ना इसके, तो इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। मैं लिख दूं यहाँ पर, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी in the solution solution। ठीक है ना, it loses its identity in the solution। तो पानी में डालते सारे आने अलग अलग हो जाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। हम दुकान पे नमक लेने जाएं और वो हमें घोल के दे दे कि लाओ जी पानी सुखा लेना, नमक ही है जी इसमें, हमें क्या पता भैया नमक है या KCl है या पोटेशियम नाइट्रेट है, क्या है ना। तो इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, और ये जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा। इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। इट retains its identity in the solution। ये सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को क्या करेगा, रिटेन करेगा। तो अगर जो डबल सोल्ट है वो एग्जिस्ट करेगा तो वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। और यहां मैं लिख दूं, इट विल एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड as well as liquid state। है ना। तो अब क्या होगा, जो डबल सॉल्ट होगा वो तो अपने सारे के सारे आयन दे देगा, यानी कि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट आयन्स हैं, है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कौन सा आयन प्रेजेंट है ना। तो छठा हो गया, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ इट्स। ठीक है ना, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ इट्स, 10 मिनट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है ना। और ये जो है भैया, इसके अंदर जो भी मेटल ब्रैकेट के अंदर जो भी गया कॉम्प्लेक्स में, उसका टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो भले मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर एल्युमिनियम भी और फ्लोराइड भी है, लेकिन ना तो एल्युमिनियम का टेस्ट देगा ना ये फ्लोराइड का, सिर्फ जो ब्रैकेट से बाहर है सिर्फ उसका टेस्ट देगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट। सर आपने OBS स्टूडियो डाउनलोड कर रखा है? वो क्या होता है? नीचे है आपके टास्क बार में।
कहाँ है जो ब्लैक ब्लैक सा है ना, ये? वो विंग, हाँ ये। अच्छा, ये तो मेरे बेटे ने कर रखा, क्या है ये? एक बार इस पे राइट क्लिक करना सर। चल नहीं राइट रहा क्लिक अभी। कर देते वो। हाँ वही है ये। ये ओबीएस, ये क्या है, क्या ये? सर ये वो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जैसे कोई पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, तो उसको स्ट्रीम वगैरह के करने के लिए। पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। मैंने भी करा था, मेरा हुआ नहीं। अच्छा, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर different than its constituent ions, constituent atoms, ठीक है ना। जिन एटम से ये बना हुआ है उससे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी आपके, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी आपकी, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब बता शाम को किस टाइम पढ़ेगा? 1 घंटा अभी पढ़ ले, 1 घंटा और फिर देख ले, या क्या कहते, मुझे मुझे कल बता किस टाइम पढ़ेगा। बोलो क्या सर? कल किस टाइम पढ़ोगे कल? कल सर, कल किस टाइम पढ़ूं? कल मंडे है ना सर? तो कल मेरी एक तो फिजिक्स की क्लास होगी 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, दोपहर में? हाँ सर आएंगे, अच्छा, तो उसके बाद ले लेना सर कभी भी। उसके बाद या तो तू 2 बजे पढ़ सकता है या सीधा फिर 6 बजे, बोल। 6 बजे पढ़ लूंगा सर, वो 2 घंटे की क्लास लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर 6 बजे पढ़ लेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय।